नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले हम रूपिम विज्ञान के बारे में बात कर चुके हैं। रूपिम विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर के और रूप निर्मिति की प्रक्रिया के बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो 2 वीडियो इससे पहले अपलोड हो गए हैं और आज हम इसी क्रम में आगे बात करने वाले हैं रूपिमों के वर्गीकरण को लेकर के, कि हम रूपिमों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं और इसको क्या-क्या नाम देते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो भाषा अथवा वाक्य में प्रयुक्त रूपिमों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कई आधारों में विभाजित किया जाता है। तो हम इसे कई आधारों में इसलिए विभाजित करते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर इसके वर्गीकरण के आधार पर हम इसको सबसे पहले प्रयोग के आधार पर बात करेंगे कि प्रयोग के दृष्टिकोण से या प्रयोग के आधार पर हम रूपिमों को किन-किन भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वाक्य में जो हमारे रूपिम प्रयोग किए जाते हैं, तो रूपिम ऐसे होते हैं कि कुछ रूपिम वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र होता है, और कुछ रूपिम ऐसे होते हैं जो वाक्यांश के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रूपिम होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं और वाक्यांश के साथ भी प्रयुक्त होते हैं। यानी कि एक ही रूपिम जो है स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है, और वही रूपिम जो है वाक्यांश के साथ भी प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयुक्त होता है। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले जो है इसका वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर हम जब करते हैं तो सबसे पहला नाम हम देते हैं उसे मुक्त रूपिम। हम 3 भागों में इसे विभाजित करते हैं, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम और मुक्त बद्ध रूपिम। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मुक्त रूपिम क्या है। तो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले रूपिम को मुक्त रूपिम की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ऐसे रूपिम जो कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम मुक्त रूपिम कहते हैं। ऐसे रूपिम जो होते हैं, इनकी एक मूल शब्द संरचना होती है, इनमें शब्द संरचना की शक्ति होती है, और हिंदी में मुक्त रूपिमों का ही बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मुक्त रूपिम है, इनका प्रयोग जो है भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हिंदी में अगर उदाहरण आपको दूँ तो जैसे राम, श्याम, गाय, पशु, पक्षी, ये सभी क्या है, हमारे मुक्त रूपिम हैं। और इसके अलावा एक और उदाहरण आपको दूँ, जैसे मन और बात। मन और बात क्या है, ये मुक्त रूपिम है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इन रूपिमों के माध्यम से लगभग एक वाक्य की संरचना भी हो रही है। मन और बात मतलब मन और बात के विषय में जो है बात हो रही है, एक छोटा-मोटा एक वाक्य निर्धारित हो रहा है। तो कुल मिला के ये कि ये एक ऐसे रूपिम है मन और बात कि ये जो है स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा रहे हैं और वाक्यांश के साथ भी प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी कि इनका स्वतंत्र प्रयोग भी संभव है और वाक्यांश के साथ भी प्रयोग संभव है। तो भाषा में जो हमारे भाषा की जितनी भी इकाइयाँ हैं, उसमें रूपिम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और विविध रूपों में, भाषा के विविध रूपों में जो मुक्त रूपिम हैं, उनका सर्वाधिक महत्व होता है। क्योंकि जो अन्य रूपिम हैं, रूपिम के जो अन्य प्रकार हैं, अन्य रूप हैं, वो सारे रूप जो हैं वो मुक्त रूपिम पर ही आधारित होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो मुक्त रूपिम होते हैं वो कैसे रूपिम होते हैं, जिनका कि हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि मुक्त जो कि किसी से बंधे हुए नहीं हैं, जो कि बिल्कुल की मुक्त है। अब दूसरा है बद्ध रूपिम। तो बद्ध रूपिम है ऐसे रूपिम जो सदैव अन्य रूपिमों के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो बंधे हुए होते हैं, जिनका कि प्रयोग जो है वो अन्य रूपिमों के साथ होता है, वो बद्ध रूपिम कहलाते हैं। इनके प्रयोग से जो भावाभिव्यक्ति है उसको एक दिशा मिलती है। जो हमारे जो भावाभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्ति
जिस माध्यम से करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति के लिए बद्ध रूपिम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान देने वाली बात इस संदर्भ में यह है कि इन जो बद्ध रूपिम होते हैं, उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। बद्ध रूपिम के अंतर्गत हम उन्हीं रूपिमों को लेते हैं या उन्हीं रूपिमों को हम इस वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं जिनका कि स्वतंत्र प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो हम बद्ध रूपिम होते हैं, ये विभिन्न प्रत्ययों के साथ मिलकर के जो है बने होते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण है कि जो वचन प्रत्यय पर आधारित बद्ध रूपिम, एक वचन और बहुवचन, हमारे हिंदी में दो वचनों का हम प्रयोग करते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जब भी हम एक वचन से बहुवचन रूप का निर्माण करते हैं तो उसमें हम कुछ प्रत्ययों का सहारा लेते हैं, कुछ प्रत्यय उसमें हमें सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे ए प्रत्यय है हमारा, और हमारा एक वचन है लड़का, एक वचन लड़का है और इसका हमने बहुवचन हमारा क्या होता है, लड़के। तो लड़का से लड़के बहुवचन में परिवर्तित करने में हम किसका सहारा लेते हैं, ए प्रत्यय का सहारा लेते हैं। दूसरा उदाहरण है घोड़ा, घोड़े का घोड़े, तो क्या है, बहुवचन रूप है। ये रूप भी कैसे बनता है, ए प्रत्यय के लगाने से। ऐसे ही बालक है, बालक का बहुवचन बालकों होता है। वृक्ष है, वृक्ष का बहुवचन वृक्षों होता है। तो इस बहुवचन का निर्माण ओ प्रत्यय मिलकर के होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लड़की, लड़की का बहुवचन लड़कियां होता है। धोती, धोती का बहुवचन धोतियां होता है और इनका प्रयोग जो है इया प्रत्यय के सहयोग से हो जाता है। तो ये तो है कि वचन पर आधारित जो है प्रत्यय से हमारे बद्ध रूपिमों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही लिंग पर आधारित भी प्रत्यय हैं, जैसे कि हमारा काला, काला से जो है काली, तो ये क्या है, ई प्रत्यय से बनी, ई प्रत्यय के योग से ही हम क्या है इसको इसका निर्माण कर रहे हैं। लड़का, लड़का का लड़की, यानी कि क्या है, ये स्त्री और पुल्लिंग है, यानी कि लिंग, यानी कि हम हिंदी में दो लिंग हमारे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो काला जो है वो पुल्लिंग है, काली जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण हम ई प्रत्यय से कर रहे हैं। ऐसे ही लड़का से लड़की भी हम ई प्रत्यय के सहयोग से इसका निर्माण करते हैं। इसके अलावा बाल से बाला, अनुज से अनुजा, तो ये आ प्रत्यय लगने से जो है इनका लिंग परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारे जो भी हमारे जो परिवर्तित रूप हैं, ये सारे परिवर्तित रूप जो है हमारे बद्ध रूपिम के अंतर्गत आते हैं। लिंग संबंधी एक और उदाहरण है, जैसे इन, जो कि इन प्रत्यय से बनता है, जैसे धोबी का धोबिन, नाई का नाइन। तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही भाववाचक जो प्रत्यय होते हैं उन पर आधारित भी बद्ध रूपिम होते हैं, जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा में पा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा बनता है। वैसे ही बाल, बाल में पन प्रत्यय लगने से बालपन बन जाता है, यानी कि बाल का बहुवचन रूप। और ता, मनुष्य, मनुष्य का जो है मनुष्यता। तो ये क्या है, भाव पर आधारित प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भी हमने उपर्युक्त ए, ओ, इया, आ, इन, पन, ता आदि जो भी हमने प्रत्यय अभी तक देखे, तो इन प्रत्ययों का स्वतंत्र और एकाकी प्रयोग संभव नहीं है। ये सदैव अन्य रूपिमों के साथ जो है प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हीं को हम बद्ध रूपिम कहते हैं, जिनका कि स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते। इन का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, पा का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, पन का स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो बद्ध रूपिम आपको एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुक्त रूपिम के एकदम विपरीत है, जहाँ की मुक्त रूपिम में ऐसे शब्द है जिनका कि स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है, और बद्ध रूपिम जो है उसमें ऐसे शब्द है या ऐसे प्रत्यय है जिनका कि स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता।
अब जो तीसरा हमारा वर्गीकरण है वो है मुक्त बद्ध रूपिम। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मुक्त बद्ध रूपिम यानी कि ऐसे रूपिम जिनका कि मुक्त में भी प्रयोग किया जाता है, जो मुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, और जिन ऐसे रूप और ऐसे ही कुछ रूपिम जिनका कि बद्ध रूप में भी प्रयुक्त होता है, जो बधे हुए भी हैं और मुक्त भी हैं। तो ऐसे रूपिमों को कभी ऐसे रूपिम जो हैं वो कभी तो मुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी वो बधे हुए होते हैं, और इसी को हम मुक्त और मुक्त बद्ध रूपिम के नाम से जानते हैं। इन्हें अर्ध मुक्त या अर्धबद्ध, बद्ध मुक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ग में ऐसे रूपिमों को रखा जाता है जो प्रायः देखने में स्वतंत्र लगते हैं, किंतु वे किसी न किसी वाक्यांश से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि उसने और उसने, ऐसे ही उनको और उनको, राजपुरुष, राजपुरुष। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जिसको कि हम मुक्त बद्ध रूपिम के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार के ये रूपिम जो हैं ये मुक्त रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और बद्ध रूप में भी। तो ये तो हमारे जो है प्रयत्न के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया था। अब अगला एक वर्गीकरण और भी जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे विद्वानों ने ये वर्गीकरण को सही माना है। तो वो वर्गीकरण है संरचना के आधार पर, यानी कि अर्थ संरचना की दृष्टि से रूपिमों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इसको अर्थ संरचना की दृष्टि से देखा गया है। तो अर्थ संरचना की दृष्टि से इसको नाम दिया गया है मूल रूपिम। तो जिन रूपिमों की रचना मात्र अर्थ तत्व के माध्यम से होती है तो उन्हें मूल रूपिम कहते हैं। ऐसे रूपिमों का संबंध तत्व की भूमिका नहीं होती, इसमें कोई भी संबंध तत्व नहीं होता, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये जो मूल रूपिम है वो हमारे मुक्त रूपिम के समान ही है। जैसे गाय, दिन, घड़ी, राम, पशु, ये हमारे जो है मूल रूपिम है। ऐसे रूपिमों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय का भी योग नहीं होता है। इनके साथ ना उपसर्गों का प्रयोग होता है ना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये क्या है? ये हमारे मूल रूपिम है। उसके बाद जो दूसरा नाम दिया गया है संयुक्त रूपिम। तो संयुक्त रूपिम के अंतर्गत हम उन रूपिमों को रखते हैं जब 2 या 2 से अधिक रूपिम एक साथ प्रयुक्त हों और उनमें एक अर्थ तत्व पर आधारित हो। यानी कि जब 2 रूपिम एक साथ प्रयोग किए जा रहे हों और उनमें से एक रूपिम ऐसा हो जो कि अर्थ तत्व पर आधारित हो, और जो शेष दूसरा जो अन्य रूपिम है वो उपसर्ग या प्रत्यय पर आधारित हो, उसे हम संयुक्त रूपिम कहते हैं। ऐसे रूपिमों की संरचना व्याकरण पर आधारित होती है। यानी कि ये भी जो हमारा संयुक्त रूपिम है ये हमारे बद्ध रूपिम के समान ही है। जैसे कि उदाहरण से भी स्पष्ट होता है, लड़कियां। लड़कियां में लड़की जो है वो एक मूल रूपिम है और इसमें इया प्रत्यय लगने से लड़कियां बन जाता है, यानी कि लड़की का बहुवचन लड़कियां। ऐसे ही गाएगी, तो गाएगी में गा मूल रूपिम है, इसमें ए प्रत्यय लगने से इसका स्त्रीलिंग गाएगी हो जाता है। तो इसमें भी प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके जो है संयुक्त रूपिम बनते हैं। अब तीसरा जो हमारा वर्गीकरण किया गया है उसको नाम दिया गया है मिश्रित रूपिम। तो मिश्रित यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें जो है आपस में मिल रही हों, जब 2 या 2 से अधिक मूल अथवा अर्थ तत्व आधारित रूपिम एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम मिश्रित रूपिम की संज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण, मालगाड़ी। मालगाड़ी में 2 रूपिम है, माल और गाड़ी, और दोनों एक साथ मिलकर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? मिश्रित रूपिम का। या फिर वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष में वायु अलग है, एक रूप है, सेना अलग है और अध्यक्ष अलग है, ये तीनों एक साथ मिलकर प्रयोग किए जा रहे हैं, वायुसेना अध्यक्ष। तो भी ये भी हमारा मिश्रित रूपिम का उदाहरण है।
इसके अलावा जो रूपिम का वर्गीकरण है वो अर्थ एवं कार्य व्यापार के आधार पर किया गया है। जब रूपिम में अर्थ तत्व या कार्य व्यापार या फिर उनके आपसी संबंध से भावाभिव्यक्ति संभव होती है तो इसे मुख्यतः दो भागों में हम विभाजित करते हैं। यानी कि पहला जो हमारा वर्गीकरण है वो है अर्थदर्शी रूपिम। इस आधार पर जब वो वाक्य में रूपिम मात्र अर्थ तत्व पर आधारित होता है, जब केवल अर्थ तत्व पर आधारित रूपिम वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अर्थदर्शी रूपिम कहते हैं, जो केवल अर्थ को दर्शाता है। तो भाषा निर्माण में ऐसे रूपिमों की सर्वाधिक भूमिका होती है। ये रूपिम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाषा निर्माण में। ऐसे रूपिमों की विविधता और उनकी संख्या जो है वो भावाभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे विशेषण रूपिम हैं, जैसे मधुर, अच्छा, काला, पीला। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनकी भावाभिव्यक्ति में विशेष महत्व होता है। क्रिया संबंधी रूपिम जैसे जाना, हंसना, चलना, तो ये सभी क्या है, एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इन्हें अर्थदर्शी रूपिम के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है संबंधदर्शी रूपिम, जो कि हम संबंध को बताते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधदर्शी रूपिम कहते हैं। यानी कि जब वाक्य में रूपिम मात्र संबंध तत्व पर आधारित होते हैं उन्हें हम संबंधदर्शी रूपिम कहते हैं। संबंधदर्शी रूपिम जो होती है, इनकी जो रचना होती है वो व्याकरणिक संरचना पर आधारित होती है। इनकी रचना हमें व्याकरणिक संरचना का बोध कराती है। और संबंधदर्शी रूपिम के अंतर्गत वचन, लिंग, काल, पुरुष, कारक आदि से संबंधित रूपिम जो है हमारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले वचन पर आधारित रूपिमों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखे थे, जैसे ए प्रत्यय से बने हुए रूपिम लड़के, घोड़े, मोटे। ऐसे ही ओ प्रत्यय से बने हुए कुछ रूपिम हैं, जैसे लड़कों, घोड़ों, वृक्षों। इया प्रत्यय से लड़कियां, धोतियां, रोटियां, ये सारे प्रत्यय। लिंग आधारित जो रूपिम होते हैं, जो कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमें बताते हैं। जैसे कि आ, बाला, अनुजा, ई से लड़की, गोरी, काली। तो ये लिंग पर आधारित जो है हमारे प्रत्यय हैं। कारक आधारित रूपिम, यानी कि ने, को, का, यानी कि ऐसे प्रत्यय जैसे गुलशन ने, उसने, आपने। को से तुझको, मुझको, किसको। का कारक चिन्ह से इसका, आपका, जिसका। काल संबंधी रूपिम है, जैसे गा के लगने से जाएगा, मारेगा, गिरेगा। या से गाया, खाया, पाया, ये सारे रूपिम। तो ये सारे संबंधदर्शी रूपिम हैं। ये सारे उदाहरण हमारे संबंधदर्शी रूपिमों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो हमारा अंतिम जो वर्गीकरण है वो किया गया है कि खंड के आधार पर रूपिमों का वर्गीकरण किया गया है। और इस आधार पर भी रूपिमों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो खंड के आधार पर रूपिम में क्या है कि कुछ रूपिम ऐसे होते हैं जिनके कि खंड किए जा सकते हैं, और कुछ रूपिम ऐसे होते हैं जिनके कि खंड नहीं किए जा सकते हैं। उनको अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम अखंडेय रूपिम कहते हैं। और इसी आधार पर हम इनको दो वर्गों में विभाजित करते हैं, खंडेय रूपिम और अखंडेय रूपिम। तो खंडेय रूपिम वो होते हैं जिनके कि दो या दो से अधिक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें हम खंडेय रूपिम कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, डाकघर। तो डाकघर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, डाक और घर। जाएगी, जा को हम तीन खंड कर सकते हैं, जाएगी। लेकिन जो हमारा अखंडेय रूपिम है उनको हम उसके हम कोई सार्थक खंड नहीं कर सकते, कोई सार्थक खंड उसके संभव नहीं हो पाते हैं। जैसे कि बलाघात, जब हम किसी वाक्य को या किसी शब्द पर अधिक बल लगा देते हैं तो उसमें बलाघात जब हो जाता है, तो ऐसे रूपिमों को हम जो है खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। या फिर सुर, जिसको कि टोन कहते हैं, तो इस टोन को, इस सुर को भी हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम अखंडेय रूपिम के अंतर्गत रखते हैं।
हालाँकि जो हमारे रूपिमों के वर्गीकरण है, बार-बार एक जैसी चीज़ें आई हैं। वही चीज़ों को अलग-अलग नामों से, अलग-अलग खंडों में, अलग-अलग आधारों पर विभाजित किया गया है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल जाए, एक बार आप अच्छे से इन सबको पढ़ लोगे, एक बार तो आप किसी भी तरीके का जो कन्फ्यूज़न है या फिर अलग-अलग किताबों में जो अलग-अलग आधार पर इसके खंड किए गए हैं, उनसे आप उनको आप जल्दी से समझ लोगे। और रूपिमों का वर्गीकरण जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित फिर भी कोई प्रश्न अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।